हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसा कि भारतीय इतिहास से संबंधित अर्थात आगामी यूपी पैट 2023 से संबंधित जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने डाटा देने का एक छोटा सा प्रयास किया है दोस्तों, उसके तहत लगभग तीन तीन से चार दिन बाद मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। इस स्वर्ण युग को पढ़ने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए तो देखते हैं आज प्रत्येक सम्राट, प्रत्येक राजा, गुप्त साम्राज्य में कौन कौन महान शासक हुए, उन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं संक्षेप में संपूर्ण गुप्त साम्राज्य दोस्तों आज। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त, जिसको संस्थापक माना जाता है। उसके बाद घटोत्कच आता है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और सबसे अंतिम जो शासक माना जाता है इसका दोस्तों विष्णुगुप्त माना जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं परिचय की। परिचय में ये ऐसा माना जाता है कि गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे दोस्तों। अर्थात ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि गुप्त शासक किसके सामंत थे, तो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासकों को वैश्य वर्ण से संबंधित माना जाता है। अर्थात गुप्त शासकों को कई बार वैश्य वर्ण का भी माना लिया जाता है दोस्तों। ऐसा भी कई जगह लिखा हुआ दोस्तों मिलता है। संस्थापक की अगर मैं बात करूं, संस्थापक श्री गुप्त अर्थात जो महाराजा धीराज की उपाधि जिन्होंने ले रखी थी, इसके संस्थापक माने जाते हैं। और ताम्र अभिलेख में उन्हें आदिराज कहा जाता है। तो संस्थापक कई बार इसका एग्जाम में पूछा गया है, इसके संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों उसके, तो उसके वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को संस्थापक माना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक दोस्तों माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख शासक। सबसे पहले नंबर पर आता है चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और प्रथम स्वतंत्र शासक। जो मैंने अभी बताया, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं और प्रथम स्वतंत्र शासक दोस्तों माना जाता है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह, इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इन्होंने भी महाराजा धीराज की उपाधि ली थी और राज्याभिषेक पर ही इन्होंने 319 एडी अर्थात 320 एडी में गुप्त संवत आरंभ किया दोस्तों। ये बार बार परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है। जब इन्होंने कुमार देवी से शादी की तो इन्होंने इस खुशी में चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी दोस्तों किया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर आता है समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी में शासक बना। उपाधि पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, परम भागवत और कविराज। इस पीडीएफ में मैंने वे ही शासकों को लिया है जो यूपी पैट आगामी 2023 की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। उन्हीं शासकों को मैंने लिया है और उन्हीं के बारे में दोस्तों अध्ययन करते हैं। पिछली बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कविराज की उपाधि किसने ले रखी थी, तो समुद्रगुप्त ने ले रखी थी और इसको ही भारत का नेपोलियन भी दोस्तों कहा जाता है। लगभग इसने 20 शासकों को हराया, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं और विंसेंट स्मिथ ने इसको यह उपाधि दी। इसका दरबारी कवि दोस्तों हरिसेन को माना जाता है, जिसकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति और वहां पर समुद्रगुप्त का जिक्र मिलता है। सिक्कों पर वीणावादन अर्थात ये संगीत प्रेमी भी था दोस्तों समुद्रगुप्त, और इसकी भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी और शैली इसकी चंपू शैली थी दोस्तों। तो समुद्रगुप्त के बारे में दो मुख्यतः बातें सामने आप याद रखना। सबसे पहली बात, इसका दरबारी कवि हरिसेन था और हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, इसको कविराज कहते हैं और अश्वमेधकर्ता भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। जिस प्रकार भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक इसी प्रकार भारत का हिंदू नेपोलियन दोस्तों स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। ये बात भी आपने दोस्तों याद रखनी है, पूछ ले जाता है कई बार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख अर्थात उस अभिलेख से जानकारी मिलती है इनकी पत्नी का नाम दत्त देवी था और एरण समुद्रगुप्त का भोगनगर था। अर्थात एरण जो जगह थी समुद्रगुप्त का भोगनगर माना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके पुत्र के बारे में जानते हैं। इसका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 380 में शासक बना और इसी के काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसकी उपाधियां, इसने विक्रमादित्य की उपाधि ले रखी थी क्योंकि इसने शकों को हराया था। इसे सकारी की भी उपाधि ले रखी थी। इसने उज्जैनी पूर्वाधीश्वर, चंद्र परम भागवत आदि की उपाधि ले रखी थी। इसने 2 राजधानियां बनाई अपनी, पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि उज्जैन राजधानी किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को राजधानी दोस्तों बनाया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वैवाहिक संबंध।
नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से इनका विवाह हुआ, पुत्री हुई इनकी एक प्रभावती गुप्त, अर्थात इनकी पुत्री, इस बार रेलवे के एग्जाम में इनकी पुत्री का नाम पूछा लिया गया था कि इनकी पुत्री का क्या नाम था, प्रभावती गुप्त था दोस्तों, जिसका विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से दोस्तों हुआ था। इसी के काल में चीनी यात्री फाहियान, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो आया था, और इन्हीं के दरबार में 9 विद्वान अर्थात 9 रत्न दोस्तों रहते थे। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहा करते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी दोस्तों 9 रत्न रहा करते थे, जिन्हें विक्रमादित्य दोस्तों कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका राजकवि साब, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। इनका संधि विग्रह की सचिव वीरसेन को माना जाता है, और शक के विजय के बाद मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी दोस्तों इन्होंने ही किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फाहियान के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो इनके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री, पुस्तक इनकी फो म्यो की, ये पूछ ली जाती है। स्थल मार्ग से आया जबकि जल मार्ग से गया, अर्थात ऐसा माना जाता है कि स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से वापस गया था। मध्य देश को उसने ब्राह्मणों का देश बताया, और चंडालों का वर्णन भी इसने अपनी पुस्तक में किया, और पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम इसने कोडी बताया। अर्थात इसके द्वारा कुछ जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास की, जो फाहियान ने हमें अपनी पुस्तक द्वारा बताई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 9 रत्नों के बारे में जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो कि उज्जैन में थे। सबसे पहले कालिदास, सबसे प्रमुख 9 रत्न। धनवंतरी, जिसको चिकित्सा का जनक कहा जाता है। वरामिहिर, खगोल शास्त्री तथा ज्योतिषी। अमर सिंह को कोशकार कहा जाता है। अक्षपणक को फलित ज्योतिषी कहा जाता है। शंकु को वास्तुकार कहा जाता है। बेताल भट्ट को जादूगर कहा जाता है, और घटकरपर को कूटनीतिज्ञ, और वररुचि को व्याकरणाचार्य दोस्तों कहा जाता है। विशाख दत्त रचित देवी चंद्रगुप्त के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। ये भी एक जानकारी आपको कई बार आपको मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। उपाधि, इसने महेंद्रादित्य की उपाधि ले रखी थी, शकादित्य की उपाधि ले रखी थी। अभिलेख, गुप्त शासकों के इसने अभिलेख लिखे थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये बार बार एग्जाम में आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसके बाद आता है दोस्तों स्कंदगुप्त, इसने क्रमादित्य की उपाधि ले रखी थी और शक्रोपम की उपाधि ले रखी थी। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार दोस्तों इसी ने कराया था। ये क्वेश्चन, इस पे एक ही क्वेश्चन बनता है। पर्णदत्त और को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। हूण आक्रमण किस समय में होते हैं, पूछा जाता है कि हूण आक्रमण किसके समय में सबसे ज्यादा हुए थे, तो स्कंदगुप्त के दोस्तों हुए थे, और इसने मिलावट वाले सिक्के भी दोस्तों चलाए थे। आगे आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ज्ञात होता है कि भानुगुप्त का सेनापति गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था तथा उसकी पत्नी सती हो गई थी। एक शब्द आया दोस्तों सती, सती प्रथा, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, सती प्रथा का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो एरण अभिलेख से सती प्रथा का सबसे पहले वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो आप याद रखें एरण अभिलेख से दोस्तों उसका पता चलता है। अंतिम शासक इस वंश का, गुप्त वंश का, अर्थात दोस्तों विष्णुगुप्त माना जाता है, जो मैंने पहले भी बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, गुप्त कालीन की राजनीतिक व्यवस्था। इसमें 5 प्रकारों में पूरा साम्राज्य विभाजित था। देश, देश को गोपना बोलते थे। भुक्ति को उपरिक बोलते थे। विषय को विषयपति बोलते थे, और पेट को पेटपति बोलते थे। और ग्राम को दोस्तों, ग्राम का मुखिया ग्रामपति अर्थात ग्रामिक होता था। केंद्रीय प्रशासन की अगर मैं बात करूं, शासक का प्रमुख राजा होता था। राज तत्व का दैवीकरण होता था। गुप्तकालीन प्रमुख मंत्री, कुछ प्रमुख मंत्री भी दोस्तों में थे, जैसे कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। महादंडनायक को युद्ध एवं न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता था। दंडपाशिक को सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। महासंधि विग्रही को शांति एवं वैदेशिक नीति का सर्वोच्च अधिकारी। और महाबलाधिकृत को सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहते थे। और अग्राहरिक को दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों माना जाता था। अब बात करते हैं गुप्तकालीन की प्रांतीय शासन की, अर्थात प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन का जो मुख्य था उसे भुक्ति या अवनी कहते थे। प्रमुख को उपरिक कहा था। नोट करके एक बात लिखिए दोस्तों, गुप्त काल में कायस्थ नाम नए वर्ग का उदय हुआ और कार्य था इसका लेखा जोखा। और कायस्थ शब्द का प्रयोग भी प्रथम याज्ञवल्क्य के स्मृति में दोस्तों देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गुप्तकालीन साम्राज्य। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन जन्म आधारित था। फाहियान ने चंडाल का उल्लेख किया, मैंने पीछे भी बताया था। ब्राह्मणों को ग्रामदान, शूद्रों की स्थिति में सुधार आया था दोस्तों। नारद स्मृति में 15 प्रकार दासों की सूची मिलती है। और स्त्रियों की स्थिति, पुराणों को सुनने का अधिकार था। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा, बाल विवाह का प्रथा थी। दयनीय स्थिति, स्त्री को पुरुष निजी संपत्ति को मानते थे। और देवदासी प्रथा भी दोस्तों देखने को मिलती है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन के अर्थव्यवस्था के बारे में।
भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी दोस्तों माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, कृषि करने की भूमि, वस्तु वास करने की भूमि, चारागाह पशुओं को चारा योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपृहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये परीक्षा में बार बार आता है दोस्तों कि गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था, तो उज्जैन था दोस्तों। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। स्वर्ण मुद्राओं को विलेखों में दिनार कहा जाता है। ये परीक्षा में बार बार आता है। दिनार इनकी मुद्रा पूछ ली जाती है, उनकी भाषा, गुप्तों की भाषा संस्कृत, मुद्रा दिनार, और मंदिरों का प्रचलन भारत में गुप्तों के द्वारा ही दोस्तों माना जाता है। गुप्तकालीन धर्म, राज के धर्म इनका वैष्णव था। और राज के चिन्ह, ये बार बार आता है गरुड़। अभी कुछ दिन पहले गरुड़ अभियान भी चलाया गया था दोस्तों, करंट अफेयर में बता दूं, गरुड़ अभियान निर्वाचन आयोग ने दोस्तों चलाया था। आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार भी माना जाता है वराह, और त्रिमूर्ति पूजा का भी उल्लेख इसमें देखने को दोस्तों मिलता है। गुप्तकालीन साहित्य अर्थात स्वर्ण युग की बात करते हैं। शूद्रक का लिखा मर्चकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसे निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्य का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम कोटि का दोस्तों माना जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, मर्चकटिकम किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो शूद्रक की पुस्तक है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल विश्व का 100 उत्कृष्ट साहित्य कृतियों में से एक है। इसमें राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेम की कथा चित्रित है, जिसका पुत्र भरत प्रसिद्ध राजा दोस्तों हुआ। अर्थात कालिदास की पुस्तक का पता चलता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है कि ये सभी नाटक सुखांत हैं। दुखांत नाटक एक भी दोस्तों नहीं मिलता। अर्थात जिसका सुख का अंत हुआ, अर्थात जिसके अंत में सुख शब्द की अनुभूति हुई, उसे सुखांत कहते हैं। और जो दुखांत वाला कोई भी नाटक दोस्तों देखने को नहीं मिलता। निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग संस्कृत। बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धि मग्ग लिखा है। जैन धर्मों में आचार्य सिद्धसेन का न्यायावतार सबसे प्रसिद्ध है। गुप्त युग के बौद्ध दर्शन पर बने ग्रंथों की रचना हुई। असंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश लिखा। इसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख दोस्तों प्रतिपादन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, ये परीक्षा में बार बार आती है। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है, विष्णु शर्मा की, आप इसको याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में दोस्तों बांटा गया है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपृक्षाकारित्व, ये भी दोस्तों पंचतंत्र के ही भाग दोस्तों माना जाता है। अब ये कुछ नाटक जो मैंने बताए थे, विज्ञान शाकुंतल कालिदास का है, मालविका कालिदास का है, विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास का, मुद्राक्षस विशाखदत्त का, मर्चकटिकम शूद्रक, देवी चंद्रगुप्त विशाखदत्त, चारुदत्तम भास और सोपनवास वधथम, ये भी दोस्तों भास की कृति है। गुप्तकालीन वास्तुकला देखते हैं। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं का वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन की है। अर्थात कुल 29 गुफाओं में से केवल 6 शेष रहेगी, और उन 6 में से भी गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इनमें गुफा 16 में उत्तीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण में महापरिनिर्वाण घटनाओं का संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से दोस्तों संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा, बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर है, विंध्याचल पर्वत को काटकर दोस्तों बनाई गई थी। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में, बात मैंने पहले भी बताई थी, मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में ही दोस्तों आई थी। एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, भुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश दोस्तों, सांची का मंदिर ये भी मध्य प्रदेश, पिपरिया का विष्णु मंदिर ये भी सतना जिला मध्य प्रदेश, तिगवा का कंकाली देवी मंदिर ये भी तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, और नचना कुटार पार्वती नचना मंदिर ये भी, और नागौद का शिव मंदिर ये भी मध्य प्रदेश, खो का शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश, और मढ़ी का मंदिर दोस्तों ये भी जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब जब इनकी राजधानी ही उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, तो जाहिर सी बात है सभी मंदिर मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही होंगे दोस्तों। गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध आर्यभट्टयम, अन्य ग्रंथ 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्ट शतक है दोस्तों। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया और उसकी परिधि का अनुमान लगाया। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की विवेचना की। आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत सर्वथा नहीं देन है। अर्थात आर्यभट्ट भी इसी
काल के दोस्तों माने जाते हैं। वराहमिहिर आर्यभट्ट के बाद दूसरा प्रसिद्ध गुप्तकालीन गणितज्ञ ज्योतिष वराहमिहिर हुए। उनके 6 ग्रंथ उल्लेखनीय हैं: पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, व्रत संहिता, व्रत जातक और लघु जातक। दोस्तों ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक सिद्धांत की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने बाद में खंड खाद्य और ध्यान ग्रह की रचना भी दोस्तों की थी। चिकित्सा के मामले में धन्वंतरी को देखा जाता है। गुप्त काल का प्रसिद्ध रासायनिक धातु विज्ञान नागार्जुन भी थे। ये भी एक बात देखने को दोस्तों मिलती है। अब मैंने कुछ गुप्त साम्राज्य संबंधित कुछ क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया है दोस्तों, आप उन क्वेश्चनों को जवाब दीजिए मेरे साथ साथ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक मैंने बताया था आपको, श्री गुप्त माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है दोस्तों, वो मैंने बताया था आपसे, वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, जैसे क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, तो इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाएगा वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय में कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों। आपने पता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसने पता है। आगे बढ़ते हैं, श्रीगुप्त ने किस उपाधि को धारण किए थे, तो दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो आपको पता है कविराज, मैंने बताया था भी कविराज की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, तो दोस्तों मैंने बताया था कुमारगुप्त प्रथम ने की थी दोस्तों, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बसाया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि मैंने बताया था अभी हरिसेन को माना जाता है, हरिसेन ये लिखा हुआ ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था उज्जैन को उनकी राजधानी दूसरी। आगे बढ़ते हैं, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, तो दोस्तों बताया था मैंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री आया था। और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन दोस्तों कहा जाता है। तो गुप्त काल से संबंधित जितनी भी जानकारी दोस्तों इसमें ऐड करनी थी मैंने की है, और कुछ प्रश्नों को भी मैंने इसमें लिया है। आप केवल ये वीडियो देख लीजिए और गुप्त साम्राज्य में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं जाएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।